तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि घरों पे आप लोग भी सुरक्षित होंगे जैसा कि मैं हूं और इस कोविड की लड़ाई में सरकार की मदद कर रहे होंगे। हम देख रहे हैं हमारे मुंगेर में दिनों दिन कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण हमारे क्लासेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए और आगे भी इस प्रकार डिस्टर्ब रहेंगे ही। अभी क्लासेस ओपन करने का सरकार किसी तरह का परमिशन नहीं दिए है, जिस कारण क्लास तो ऑफलाइन होगा ही। हम आपको साइंस के पोर्शन को एसएसटी के नोट्स को ग्रुप में भेजा कर रहे थे, लेकिन हमारे साइंस का जो पोर्शन है वो बचा की बचा ही रहा, जिस कारण साइंस आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो या कहीं आप लोग पढ़ रहे हो घरों पे, फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए आज से हम वीडियो बना के भेजेंगे। साइंस के जो भी चैप्टर बचे हुए हैं या जो हो चुके हैं, पहले तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बचे हुए चैप्टर को जल्द से जल्द कंप्लीट करें। आज से आपका वीडियो कंटिन्यू आएगा। पहले नोट्स भी हम इधर एक हफ्ते से आपको नोट्स भी भेजना बंद कर चुके, क्योंकि कुछ काम था जिसमें फंसे हुए थे। अब सारे काम क्लियर हो चुके हैं, तो ये वीडियो जो होगा वो कंटिन्यू आएगा। रोज एक वीडियो आपका आएगा ही आएगा। तो आप लोग थोड़ा सा अपने घर में भी रहकर पढ़ाई के लिए जागरूक हो और जो भी नोट्स या जो भी वीडियो भेजा जा रहा है उसको ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें और कोशिश कीजिए कि रोज जो वीडियो भेजा जा रहा है वो उसी दिन कंप्लीट करें, अगले दिन पे वो मत छोड़िए। आज का वीडियो आज के लेक्चर को आज ही आपको पूरा देखना है और उसके जो भी नोट्स हैं, नोट्स हम आपको देंगे, नोट्स आपको हम व्हाट्सएप कर देंगे मैसेज में, और जो हम समझाएंगे वो तो यहाँ चलेगा ही, वीडियो चलेगा ही, उसको आप समझ सकते हैं। तो आज से हम एक एक चैप्टर, मतलब एक एक चैप्टर नहीं, एक एक लेक्चर आपको सेंड करना स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए और थोड़ा पढ़ाई कीजिए। बहुत लोग हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, ये पूरे लॉकडाउन में उनकी पढ़ाई पूरा क्या बोल सकते हैं बर्बाद हो चुका है। सबकी बर्बाद हुई है, सबकी पढ़ाई बर्बाद हुई है, लेकिन कोशिश कीजिए अब से कंटिन्यू रहे। जो समय है वो चल रहा है, समय रुका नहीं है। एग्जाम अपने टाइम पे हो जाए, मे बी अगर उस समय तक कोविड के आपके वैक्सीन मिल जाए तो मे बी एग्जाम आपके समय पे मिल जाए, तो आपके लिए कम समय है और ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पूरे समय घर पे रह के अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो मेहनत कीजिए। आज से जो वीडियो भेजा जा रहा है उस वीडियो को कंटिन्यू देखिए और मेहनत कीजिए। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। हम आज केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र के दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण, जिसे इंग्लिश में एसिड, बेसिस एंड साल्ट के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर के बारे में आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ, तो हम अभी बोले कि हमारे चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण। इस चैप्टर में हम लोग अम्ल के बारे में, भस्म के बारे में और लवण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दो में तीनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए अम्ल, भस्म और लवण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एग्जाम पर्पज से ये चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 नंबर इसी चैप्टर से आते हैं, 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है अम्ल। अम्ल है क्या? तो अम्ल का अगर बेसिक डिफिनेशन देखा जाए तो कहा जाता है कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। याद रखिएगा, इसका बेसिक सा डिफिनेशन है अम्ल वह पदार्थ है अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हम इधर लिख देते हैं अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया कर
अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। बहुत ही बेसिक डिफिनेशन है और बहुत ही इजी डिफिनेशन है। पूछा जाए अम्ल क्या है, तो अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कोई भी धातु, आप किसी भी धातु को लीजिए, अगर उसका अम्ल के साथ रिएक्शन कराया जाए, अभिक्रिया कराया जाए, तो उससे कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन। अब धातु आप लोग जानते हैं कि धातु क्या है, बहुत सारे धातु है। लोहा धातु है, सोना धातु है, सिल्वर धातु है, कॉपर धातु है, तांबा धातु है, पोटासियम धातु है, बहुत सारी धातु, मतलब जितनी भी धातु है, अगर उसको अम्ल के साथ रिएक्शन कराया जाए, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाए, तो वो कौन सा गैस मुक्त करती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं आपका कि अम्ल है क्या क्या। तो बहुत सारे अम्ल होते हैं, कुछ का एग्जांपल ले लेते हैं। HCl, H2SO4, HNO3, ये कुछ अम्ल है जिसका यूज हम लोग करते हैं। इसी प्रकार और भी अम्ल होते हैं जो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो इन सब का थोड़ा नाम जान लेते हैं। HCl मतलब होता है, नाम जानते हो शायद आप लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पता होगा, आपने पढ़ा है। HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और लास्ट आपका है HNO3 मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल। HO3 मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल। तो ये एक बेसिक सा डिफिनेशन था हमारे अम्ल का। अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, ये कुछ अम्ल के एग्जाम्पल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अम्ल को पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे जो अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक को हम लोग समझेंगे, जो क्या है? भस्म। तो भस्म क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, अगला टॉपिक जो भस्म है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डिफिनेशन बोलता है, जो बेसिक सा डिफिनेशन है भस्म का, भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। जब हम भस्म को टेस्ट करेंगे तो उसका स्वाद या उसका टेस्ट कैसा होगा? कड़वा होगा। और ये अम्ल को उदासीन कर, मतलब अम्ल से रिएक्शन कर या अभिक्रिया कर लवण बनाता है। ये अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? लवण बनाता है। तो बस उसी चीज को हम लिखे हैं, भस्म वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है और अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। वो क्या कर देता है? अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? लवण बनाता है। कुछ एग्जाम्पल हम लिए यहाँ पे भस्म के, बहुत सारे भस्म होते हैं, लेकिन हम कुछ ही एग्जाम्पल लिए हैं। आपका सबसे पहले है NaOH, जिसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है KOH, जिसको बोला जाता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन चीजों को नोट कीजिए। वीडियो देखने बैठे हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठिए। बाद में तो नोट्स हम सेंड करेंगे, लेकिन जो क्लास मतलब जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके साथ अपने कॉपी में नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, इसको समझना है। तो जिस प्रकार क्लास में कॉपी पेन लेकर बैठते हैं उसी प्रकार अभी भी बैठे और चीजों को नोट करते जाइए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, उसको नोट कीजिए। अगला टॉपिक फिर समझेंगे। अम्ल और भस्म समझ गए, बेसिक्स आप अंतर भी कर सकते हैं अम्ल और भस्म में। बोला जाए अम्ल और भस्म में क्या अंतर है, तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। भस्म की बात की जाए तो भस्म वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है और या अम्ल को उदासीन कर या अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। इसके एग्जांपल दे देंगे, नोट कीजिए। यह वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, इसको इरेज करेंगे। चलिए अगला टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत अपघटन। अब देखिए, जितने भी अम्ल हैं, भस्म है या लवण है,
उनके अगर जलीय विलयन को, मतलब जलीय विलयन क्या हो गया कि एक जार में पानी में अम्ल को अगर घोल दिया जाए या भस्म को घोल दिया जाए या लवण को घोल दिया जाए तो उसका क्या बन जाएगा, जलीय विलयन। तो इस जलीय विलयन क्या करता है, चाहे वो अम्ल का जलीय विलयन हो, चाहे वो भस्म का जलीय विलयन हो या चाहे वो लवण का जलीय विलयन हो, जब उससे विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो वो आसानी से पार कर जाता है। मतलब कि जितने भी अम्ल हो, भस्म हो या लवण हो, वो क्या करते हैं, विद्युत का संचालन करते हैं। उसके जो भी जलीय विलयन है वो क्या करते हैं, विद्युत का संचालन करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। सभी अम्ल, भस्म एवं लवण के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। ये मेरा जल है, जल में इसमें हम क्या मिला दिए, अम्ल मिला दिए, क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसे हम मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, जलीय विलयन। किसका जलीय विलयन, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका जलीय विलयन तैयार हो जाता है। इस जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब विद्युत, अगर इसके द्वारा यहाँ से विद्युत डाला जाए तो इससे करंट का संचालन होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, विद्युत अपघटन। ये चाहे अम्ल का विलयन हो, चाहे भस्म का विलयन हो या चाहे लवण का विलयन हो, ये सभी क्या करते हैं, विद्युत का संचालन करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटन। जितने भी अम्ल हैं, जितने भी भस्म हैं और जितने भी लवण हैं, वो सभी क्या है, विद्युत अपघटन। मतलब वे सब क्या करते हैं, विद्युत का संचालन करते हैं। तो याद रखिएगा, विद्युत अपघटन क्या है, सभी अम्ल, भस्म एवं लवण के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ये सारे जो, ये क्या हो गया, अम्ल, ये हो गया भस्म और ये हो गया लवण। तो तीनों चीज, अम्ल, भस्म, लवण, ये सारे क्या करते हैं, विद्युत का संचालन करते हैं। जब इसके जलीय विलयन में यहाँ से धारा प्रवाहित किया जाए, करंट प्रवाहित किया जाए, तो ये आसानी से इस विलयन से पार कर जाएगी। इसे, इसका क्या कहते हैं, इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। तो यहाँ से वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम इरेज करेंगे। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत अपघटन। मतलब हम अभी इससे पहले की टॉपिक देखे थे विद्युत अपघटन, जिसमें देखे थे कि सारे अम्ल, भस्म और लवण वो क्या कर रहे थे, विद्युत के संचालन कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी यौगिक है, कुछ ऐसे भी यौगिक है जिसका जलीय विलयन, अगर उसको जल में घोला जाए तो उसका जलीय विलयन रेडी होता है, जो तैयार होता है, वो विद्युत का संचालन नहीं करते। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते, वे विद्युत अपघटन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका होगा एल्कोहल, यूरिया, ग्लूकोज इत्यादि। ये सारे जो यौगिक है, चाहे अल्कोहल ले लीजिए, यूरिया लीजिए, इन सब का अगर जलीय विलयन, मतलब इनको जल में घोला जाए और इससे विद्युत, मतलब एक बैटरी को जोड़ा जाए, तो इससे करंट का प्रभाव, मतलब विद्युत का प्रभाव नहीं होता, विद्युत का संचालन नहीं होता। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। क्लियर है। वैसा यौगिक जिसके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते, वे विद्युत अपघटन कहलाते हैं। जैसे अल्कोहल, यूरिया, ग्लूकोज इत्यादि। इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब आगे ध्यान देते हैं। आगे आर्हेनियस नामक एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने तरीके से अम्ल एवं भस्म की परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी उन्होंने, उनको समझते हैं। आर्हेनियस ने बोला, उन्होंने अम्ल के बारे में बोला, अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन
हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है, आर्हेनियस ने क्या डिफिनेशन दिया अम्ल का, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने बोला कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करता है। मतलब किसी भी अम्ल को अगर जल में घोला जाए तो वो कौन सा आयन देगा, हाइड्रोजन आयन। कोई भी अम्ल लीजिए और उनको अगर आप जल में घोलते हैं तो वो कौन सा आयन देगा, हाइड्रोजन आयन। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, HCl अम्ल है, इसे कौन सा अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसको जल में घोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोला जाता है तो ये क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। ये क्या देता है, ये टूटता क्या में, हाइड्रोजन आयन में। और एक एग्जांपल के द्वारा आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, H2SO4। जब इसे जल में घोला जाता है, तो ये भी क्या देता है, हाइड्रोजन आयन H+ और SO4 मैनेस। और एक देखते हैं, HNO3। जब इसे जल में घोला जाता है तो ये भी क्या देता है, H+ NO3 मैनेस, H+ NO3 मैनेस। तो याद रखिएगा आर्हेनियस ने क्या अम्ल का डिफिनेशन दिया, उन्होंने बोला कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करता है। HCl को जब जल में घोला गया तो ये H+ और Cl में टूटा। H2SO4 को जब जल में घोला गया तो H2+ और SO4 2 में टूटा। और जब HNO3 को जल में घोला गया तो ये क्या में टूटा, H+ और NO3। यहाँ थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2H+ SO4 2 मैनेस। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 2 मैनेस क्यों है, तो ये आप 9th में पढ़े होंगे कि इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा इन दोनों के परमाणु संख्या को संतुलित किया जाता है। यहाँ H 2 आयनों का त्याग करता है जबकि SO4 2 आयनों को ग्रहण करता है। तो जितना आयन का त्याग करता है उतना ही चार्ज उसके ऊपर दिया जाता है। यहाँ 2 हाइड्रोजन, उस पे एक आयन का त्याग किया, इसका 1 आयन। जबकि SO4 2 आयन का ग्रहण किया, इसका इसमें 2 मैनेस देते हैं। ये था आर्हेनियस द्वारा अम्ल का डिफिनेशन। बहुत ही सिंपल है। आर्हेनियस ने बोला कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करता है। ध्यान रहे यहाँ पर कि जलीय विलयन में H+ जो आयन होता है वो स्वतंत्र रूप में विद्यमान नहीं होते। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखें, HCl जब जल में घोला गया, आर्हेनियम के अनुसार कि जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो वो H+ आयन प्रदान करता है। ये H+ और Cl- में टूटा था। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो H+ है ये स्वतंत्र रूप में विद्यमान नहीं होता। क्या है फिर, ये जो H+ आयन है ये जल के अणु से, H+ जो आयन है वो जल के अणु से अभिक्रिया कर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। याद रखिएगा, ये जल के अणु से अभिक्रिया कर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। जितने भी अम्ल हैं, हम यहाँ HCl की बात किए, हम और लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको जल में घोले तो ये भी क्या टूटा था मेरा, 2H+ और SO4 2 मैनेस। यहाँ भी जो H+ आयन है, ये स्वतंत्र नहीं होता, ये जल के अणु से अभिक्रिया कर
हाइड्रोनियम आयन बनाता है। याद रखिएगा, ये नोट है, पॉइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि जलीय विलयन में H प्लस आयन स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होते, बल्कि H प्लस आयन जल के अणु से जुड़कर H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ये नोट भी कर सकते हैं, HACl जल में जब घुले, उसको जल में घोले तो H प्लस और Cl माइनस में टूटा, ये H प्लस स्वतंत्र नहीं होता, ये जल के अणु से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। उसी प्रकार जब H2SO4 को हम देखें, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात किए, जब उसे जल में घोले तो ये टूटा 2H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस। तो ये जो H प्लस आयन है ये स्वतंत्र नहीं होता, ये H प्लस आयन ये जल में जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O प्लस बनाता है। अब आगे की टॉपिक, इसको नोट करना है, नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। आगे का टॉपिक ध्यान दीजिए, आगे आर्हेनियस ने क्या कहा। जिस प्रकार उन्होंने अम्ल की डिफिनेशन दी, सेम उसी प्रकार उन्होंने भस्म की भी डिफिनेशन दी। क्या परिभाषा दिया भस्म का, इसको समझने का कोशिश करेंगे। आई होप कि आपने आर्हेनियस द्वारा अम्ल के जो परिभाषा थी उसको समझ गए होंगे। आगे कोशिश करते हैं भस्म को समझाने का कि आर्हेनियस ने भस्म के बारे में क्या कहा। तो उन्होंने बोला, आर्हेनियस द्वारा भस्म की परिभाषा, उन्होंने बोला भस्म के बारे में कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, याद कीजिए जब अम्ल की बात की थी तो अम्ल, वहां आर्हेनियस ने बोला था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। उसी प्रकार भस्म के बारे में यहाँ पे बोला गया कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन OH माइनस प्रदान करता है। हाइड्रा ऑक्साइड आयन OH माइनस प्रदान करता है। याद रखिएगा आर्हेनियस ने क्या कहा भस्म के बारे में कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन OH माइनस प्रदान करता है। कुछ हम एग्जांपल लेते हैं, एक भस्म का एग्जांपल लेते हैं, NaOH। NaOH को जब जल में घोला गया, NaOH को जब जल में घोला गया तो ये बनाया Na प्लस और OH माइनस, मतलब जितने भी भस्म हैं वे जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भस्म जल में घुलकर कौन सा आयन देता है, तो याद रखिएगा भस्म जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है और अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं, KOH को जब जल में घोला गया तो ये बनाया K प्लस और OH माइनस, मतलब जितने भी अम्ल जिसे जल में घोला जाता है वो हाइड्रोजन आयन देता है और जितने भी भस्म जिसे जल में घोला जाता है वो हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। इस चीज को अपने दिमाग में रख लीजिए, कोई भी अम्ल अगर उसको जल में घोला गया तो वो हाइड्रोजन आयन देगा और कोई भी भस्म जिसे जल में घोला गया वो क्या देगा, हाइड्रा ऑक्साइड आयन। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे किसने दिया, आर्हेनियस ने दिया। याद रखिएगा आर्हेनियस द्वारा अम्ल और भस्म की परिभाषा को दिखा चुके हैं। आई होप कि आप लोग समझ भी गए होंगे, समझ गए तो बहुत बढ़िया, इन चीजों को याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, आगे एक छोटा सा टॉपिक है क्षार। क्षार क्या है, क्षार इसको समझाने का कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्षार
क्या है क्षार, इसको समझिएगा। तो क्षार का डेफिनेशन बोलता है जल में विलय भस्म को जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। मतलब कोई भी भस्म जो जल में विलय मतलब जल में घुलनशील हो जाए, जल में मिल जाए, कोई भी भस्म को लीजिए और वो अगर जल में विलय हो गया, पूर्ण रूप से वो जल में घुल गया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार। तो सिंपल था, क्षार, जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। कोई आशा करते हैं कि आप लोगों को अम्ल और भस्म समझ में आ गया होगा, उनके बीच अंतर कर सकते हैं। तो आज बस हम आज यहाँ स्टार्टिंग किए, आज के क्लास को ऑनलाइन क्लास को आज से स्टार्ट किए हैं और ये कंटिन्यू रहेगा। आज बस अम्ल और भस्म को हम समझा चुके हैं, उनके बीच में आप अंतर कर सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि अम्ल क्या है और भस्म क्या है। कोई आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि अम्ल क्या है तो आप आसानी से बता सकते हैं, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम होता है या कहीं पे भी डाउट उत्पन्न होता है तो वो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जिनको भी इनका नोट्स चाहिए वो इस नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिख कर इसका नोट्स आपको दिया जाएगा। बहुत ही सरल भाषा में इसका नोट्स है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और थोड़ा सा घर पे मेहनत कीजिए। देखिए स्थिति बहुत ही खराब हो चुका है, हम क्लास अभी ना की उम्मीद रखिए, क्लास ओपन होगा इस साल को, लेकिन मेरा कोशिश रहा है कि आप लोगों का सिलेबस पूरा हम कंप्लीट करें। तो हम जिस प्रकार मेहनत कर रहे हैं उसी प्रकार आप लोगों भी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, कोशिश कीजिए। कोशिश करने से सारा चीज होगा। और जिनको भी नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कीजिए और नोट्स मांगिए। जिस चैप्टर आज हम जो चैप्टर पढ़ा है इसका पहला पार्ट है, पहला लेक्चर है, आगे भी इसी तरह लेक्चर चलेगा। तो इस नंबर पे हम आपको मैसेज आप कीजिए, हम आपको इसका नोट भेज देंगे। धन्यवाद।